हेलो 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 हेलो। क्या हम लाइव हैं? जी हाँ, हम लाइव हैं। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, फटाफट जुड़ जाइयो। चलो, हेलो 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 हेलो। लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या सभी लोग आ चुके हैं? देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ये चलो आ जाइए, फटाफट फटाफट आ जाइएगा। लिंक शेयर कर देता हूं एक्चुअली। यस, बिल्कुल सही। आपको लिंक नहीं आई भाई साहब? डिंग 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 डिंगरा जी, आप व्हाट्सएप पे नहीं हो? यस, अभी यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं यूट्यूब पे हूँ सर। ओल्ड सिलेबस वाले भी देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आ जाइए भाई, जिनको देखना है। बाबा का द्वार सभी के लिए खुला रहता है। ओके, चलो सो चलो सो चलो सो देवी और सज्जनों, आ जाइए फटाफट फटाफट। सर, सब लोग टॉर्ट में लाइव हैं? अरे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग टॉर्ट में, आधे यहाँ जाओ या आधे वहां जाओ, बचे हुए मेरे पीछे आ जाओ। ओके, सो जिनको टॉर्ट, देखो ये लेक्चर्स यूट्यूब पे रहने वाले हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। तो आपको अभी टॉर्ट देखना है तो टॉर्ट देख लो, हाउस प्रॉपर्टी देखना है तो हाउस प्रॉपर्टी देखो, आपको जो अच्छा लगता है वो देखो, ठीक है। प्रिया रस्तोगी, अरे दोनों लेक्चर्स, हाउस प्रॉपर्टी के भी और टॉट के भी, दोनों के दोनों लेक्चर्स आपके रहने वाले हैं यूट्यूब पे। तो यू कैन अरेंज द सीक्वेंस एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। सो यस, राज पाली जी, ये आपका एफटीपी का बैच है। ओके, फास्ट ट्रैक बैच जो शुरू हो चुका है 1 अक्टूबर से, यानी आज की तारीख से। अजय जी प्रणाम, साक्षी सक्सेना, ये क्या दोनों तरफ ऑन हो। सो यस, इट्स ए डबल ट्रीट। अजय पोद्दार जी, सर सैलरी का रिवीजन क्लास होगा क्या? यस, सारे के सारे पूरा इनकम टैक्स का रिवीजन क्लास होने वाला है यहाँ पे। ओके, तेजस कुमार हेलो। कुलदीप जोशी, सर आई कैन ऐप पे टैक्स के आंसर सही है क्या सारी? यस बेटा, ठीक है। कुछ कुछ आंसर्स यानी जो अपलोड किए हुए आंसर्स है उसमें कुछ का यानी हो सकता है टाइपिंग एरर्स कुछ हुई होगी, तो आप मुझे, अगर जहां भी कंफ्यूजन होता है वहां पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं हूं आपके लिए लविशा अरोड़ा जी। हेलो बेटा, डिंग 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 डिंगरा, हेलो सर, कैसे हो बेटा? मैं तो अच्छा हूँ। दिल्ली में ठंड कैसी है बेटा? राहुल रॉय, ये क्या एफटीवी है? जी हाँ। साक्षी सक्सेना जी, हाउस प्रॉपर्टी। अभिषेक सिंह हेलो। प्रयास जैन जेपा सर, ओके। चलो सो देव और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, शुरुआत करते हैं। क्या सभी लोग तैयार हैं? अच्छा जी, क्या आप भी तैयार हो? ओके, चलो गौरव जी, सभी लोग शुरुआत करते हैं। जय मोता जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित और जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सो चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पाटिल देवी, रिया पंजवानी जी, विधान अग्रवाल जी, रोज आया करो। यस बेटा, रोज आया करेंगे। ओके, लेकिन कहाँ आना है वो तो बता दो। ओके, सो लवी चारोरा, यस। आराम से, मुझे नहीं पता था आप पानी पी रहे हो। चलो सो देवी उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ओके यस, राजपाली जी, एफटीवी बैच का स्केड्यूल बता रहा हूं मैं आपको। देखो, आज से ये जो बैच स्टार्ट हुई है,
विधान अग्रवाल जी, मेरे नसीब इतना फूटा है कि मैं आपके कमरे में आया करूं। हाँ विधान अग्रवाल जी, देखो क्या ही बोल रहा है, कैसे सुधरेगा भाई, इसलिए तेरे घर वाले कभी तुझे अभी क्या ही बताए। ओके चलो। सो कैसे होगा विधान जी आपका बेटा, आपके ऐसे उच्च विचार देख के आपके माता पिता कैसी आपकी शादी कर पाएंगे बेटा, है ना। ओके चलो, सो शुरुआत करते हैं। हाँ देश बहुत बदला है, यानी मैं लेक्चर लेते लेते इतना बदल जाएगा देश, मैंने मुझे लगा नहीं था। चलो सो देवी और सज्जनों शुरुआत करते हैं। रिया पंजवानी जी, सर अभी टैक्स का रिवीजन आपके चैनल पे ही होगा। दोस्तों बता देते हैं, सारी की सारी चीजें बता देते हैं। दोस्तों देखो, अब आज से टैक्स का रिवीजन जो शुरू हो रहा है वो नॉन स्टॉप शुरू हो रहा है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने वाला। ठीक है, सो अभी कोई इंटरप्शन नहीं, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन अभी नॉन स्टॉप अगले पूरे महीने तक। ठीक है, आपके दिवाली के फटाके फूटने से पहले हमें एग्जीक्यूटिव के टैक्स के फटाके फोड़ने होंगे। ठीक है, सो रिवीजन का सत्र कुछ इस प्रकार से चलेगा, सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के टॉपिक रिवाइज करवाए जाएंगे, इंक्लूडिंग आपके एमसीक्यूज प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपकी शुरू हो रही है। सो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे, आईकन एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन का, वहां से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज आपकी शुरू होने वाली है। ठीक है, टेस्ट में हाईएस्ट आने वाले को ठीक है ढेर सारे प्राइजेस मिलने वाले हैं। प्राइजेस क्या रहेंगे वो टेस्ट होने के बाद ही और मार्क्स आने के बाद ही पता चलेंगे। ओके सो दोस्तों, अब डायरेक्ट टैक्स से हमने पहले शुरुआत की थी, कुछ टॉपिक्स हो चुका था। इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो चुका है, और इंट्रोडक्शन एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस हो चुका है। ठीक है, ओके अब सैलरी का टॉपिक होने वाला है, नो नीड टू वरी। हाउस प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है, उसके रिवीजन से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज के सत्र में हम हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करेंगे, आज और कल के सत्र में हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज होगा, कल इसके ऊपर हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, और परसों के दिन टेस्ट सीरीज होगी। तो जिस दिन आपका टॉपिक कंप्लीट होगा उसके एक दिन बाद आपकी टेस्ट होने वाली है। मेरा उद्देश्य ये रिवीजन बैच के पीछे यही है कि आप मेरे साथ आपकी टैक्स की पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलो आज के दिन हम YouTube पे रहेंगे, और कल से YouTube पे नहीं रहेंगे, कल से हम जूम बराबर ऐप पे आ जाएंगे। ठीक है, जूम ऐप पे। अब जूम ऐप के एक्सेस के लिए, अगर आपको जूम ऐप का की चाहिए या आपको एक्सेस चाहिए होगा, तो देवी और सज्जनों कृपया नीचे दिए गए, नीचे कहाँ दिए नहीं दिए, ओके मैं बता देता हूँ, 8888371371, 8881385555, 88813655, या 88813855, ये 4 नंबर में से किसी भी नंबर पे संपर्क करके आप आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर अगर आपको याद नहीं रहे होंगे तो चिंता मत करो, ये सारे के सारे नंबर आईकन एकेडमी के ही है। ठीक है, चलो सो शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, राजपाली जी का रिप्लाई आ रहा है, विधान जी ने अपनी मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं, सो इसका मतलब विधान जी ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है। कोई बात नहीं विधान जी, आई कैन ऐप पे ले लो, जूम पे थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। फिर प्रिया जी वैसे हैं तो अपन ऐप पे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। निखिल बोंडे जी, सर आप भी एमसीक्यू सॉल्व कराओगे? आप भी का मतलब बेटा मैं तो एमसीक्यू सॉल्व कराता ही हूँ, तो आप भी का मतलब टैक्स तो मैं ही पढ़ाता हूँ। ओके सो हाँ, यानी मेरे अलावा कौन करवाएगा, मैं वही सोच रहा था। ओके सो अब शुरुआत करते हैं। ओके क्या यू करें, क्या भाई साहब क्या हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है? ओके कौन पागल है? ओ वहां से आवाजें आ रही है। ओके आपका बहुत ध्यान रहता है उनकी तरफ। हाँ ओके क्या क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट अस बिगिन। ऑनलाइन वालों लेट्स स्टार्ट। सर एग्जिस्टिंग आईकैन के स्टूडेंट्स को यस बेटा, नहीं एमसीक्यू सेशन भी, यस बेटा एमसीक्यू सेशन भी लेंगे निखिल बोंडे जी, जरूर लूंगा एमसीक्यू सेशंस भी, साक्षी जी बिल्कुल होंगे। ठीक है, एमसीक्यू प्लस आपके यानी सारे का सारे डिटेल डिस्कशन भी होगा। ओके चलो सो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना विलंब। ओके शुरुआत करने से पहले आप एक शुभ काम कर सकते हो, अगर आपको ये चैनल और ये प्रोफेसर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्रोफेसर की वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर पसंद आता है तो, नहीं तो बाद में साइड में एक डिसलाइक का बटन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो। ठीक है, सो लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूरी है जीवन में, है ना। ओके सो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? चलो क्या हम शुरुआत करें, क्या हम शुरुआत करें? चलो लेट अस बिगिन। सो दोस्तों
अरे यार देखो ये विधान का भाई आ गया, हर्षित डिंगरा बोल रहा है सर को पप्पी भी। क्या समझ क्या रखा है आप लोगों ने मुझे, क्या मैं समझ नहीं आता यार कैसे ही लोग हो। ओके चलो चैप्टर 4 के साथ करते हैं शुरुआत। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेट अस बिगिन नाउ, बिना विलंब शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपके पांच हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? पांच में से सबसे पहला सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी आता है, चौथा कैपिटल गेन्स और पांचवा आईओएस। इन पांचों की मिलके बनती है ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। 500 हेड्स की टोटल को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस। तो हर एक हेड हम इन डेप्थ पढ़ने वाले, उसमें से ये हेड शुरू कर दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हर एक हेड ऑफ इनकम, रिवीजन बैच तो भी एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। हर एक हेड ऑफ इनकम का सबसे पहला सेक्शन जो होता है, आप सभी लोग जान चुके हो, उस पहले हेड ऑफ इनकम को हम कहते हैं उस पहले सेक्शन को, हर एक हेड के पहले सेक्शन को हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन जो है शायद आपको याद होगा। सेक्शन नंबर बताइए हाउस प्रॉपर्टी का, फटाफट ऑनलाइन वाले जो जो सुन रहे हैं कृपया। ओके यस, विधान अग्रवाल जी जितनी अमेंडमेंट आ चुकी है, अमेंडमेंट का भी यहाँ पे कवरेज होगा और अमेंडमेंट के लिए एक सेपरेट लेक्चर भी यूट्यूब पे लिया जाएगा, चिंता ना करें। चलो देववीर सोचो ने बता दीजिएगा हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। ऑनलाइन वाले फटाफट नीचे जवाब दीजिएगा हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। देवांशु जी हेलो बेटा, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन, ओके हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है देवी और सज्जनों। ओके हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन बताओ जरा, इतना टाइम क्यों लगा आप लोगों को चार्जिंग सेक्शन? अरे वाह ऑनलाइन वालों ने आंसर दे दिया। सेक्शन 22, प्रिया जी, चेतन जी, तेजस्वी जी, वैष्णवी जी, आयुष जी, साक्षी जी, विधान अग्रवाल जी, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है? व्हाट डज सेक्शन 22 सेज? सेक्शन 22 कहता है हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में इनकम टैक्स करने के लिए आपको मेरी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन सी है मेरी कंडीशन? तो उसने बताया हाउस प्रॉपर्टीज हेड में इनकम टैक्स तब होगी, ठीक है, या कौन सी इनकम टैक्स होगी? एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड appurtenant thereto of which the assessee is the owner, provided that the property should not be used for own business or profession। ठीक है, अब मुझे पता है कि आपको ये सारी चीजें याद करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा या याद आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इसको पढ़ के जमाना हो चुका है। चिंता मत करो, आहिस्ते आहिस्ते बता दूंगा। हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम टैक्स नहीं होती, क्या बात करते हो? यस, क्योंकि यहाँ पे एनुअल वैल्यू टैक्स होती है, ठीक है। सो अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं अंडर सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टीज हेड में प्रॉपर्टी का कौन सा इनकम टैक्स होता है, ऑप्शन ए रेंटल इनकम, ऑप्शन बी एनुअल वैल्यू, ऑप्शन सी नीदर, ऑप्शन डी बोथ। तो याद रखिएगा हाउस प्रॉपर्टीज हेड में एनुअल वैल्यू टैक्स होती है। क्या टैक्स होती है? एनुअल वैल्यू। सर एनुअल वैल्यू का मतलब क्या? अब ये तो ना पूछो, ठीक है, वैसे आगे डिस्कस होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कुछ पढ़ा था? जी हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ रेंट नहीं एनुअल वैल्यू टैक्स होती है, ठीक है। सो एनुअल वैल्यू टैक्स होती है। एनुअल वैल्यू किस चीज की? प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में क्या आता है? प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में के डेफिनेशन में सर क्या क्या आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में लैंड आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है? नहीं, यहाँ पे केवल उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में केवल बिल्डिंग लो। क्या लो? बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? अ क्लोज स्ट्रक्चर इज नोन एज बिल्डिंग, ठीक है। चार छत नहीं, चार दीवारें एक छत, और आपके कन्वीनियंस के मुताबिक दरवाजे और विंडोज, ठीक है, बना हुआ जो घर होता है या एनी बिल्डिंग, ठीक है। सो उसको हम बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है। सो बिल्डिंग, ठीक है, सीमेंट की बननी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, टेम्पररी हो परमानेंट हो, फर्क पड़ता नहीं, बिल्डिंग के डेफिनेशन में आता है। ओके, तो हमने ये डिस्कस किया था यहाँ पे बिल्डिंग का इनकम टैक्स होता है, भले ही वो बिल्डिंग आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करो या कमर्शियल पर्पस के लिए, उससे भी फर्क पड़ता है नहीं। फैक्ट्री बिल्डिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी बिल्डिंग हो, ठीक है, वो बिल्डिंग का इनकम इस हेड में टैक्स होगा। लैंड का इनकम, खाली जमीन रेंट पे देना, इसका इनकम, लेटिंग ऑफ लैंड इज टैक्सेबल बट नॉट अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इज टैक्सेबल अंडर आईओएस। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा है कि बस उसी लैंड का इनकम इस हेड में टैक्स होगा, द लैंड विच इज अटैच्ड टू बिल्डिंग, जो जमीन से, जो बिल्डिंग से जुड़ी हुई जमीन है। बिल्डिंग से जुड़ी हुई जमीन का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग से जुड़ी हुई, हाँ देखिए, यस, जिस जमीन पे बिल्डिंग है
और यानी समझो कोई पार्किंग एरिया होगा या कोई बिल्डिंग के साइड में कोई यानी प्ले एरिया वगैरह होगा या व्हाटएवर, ठीक है, गार्डन वगैरह होगा, तो उसका अगर रेंटल इनकम मिल रहा है तो वो इस साइड में टैक्स होगा। तो जो लैंड बिल्डिंग से अटैच्ड है उसका रेंटल इनकम इस साइड में टैक्स होता है। लेकिन वेकेंट लैंड यानी खाली जमीन जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसे लैंड का रेंटल इनकम टैक्स होगा आईओएस में, एचपी में नहीं। याद रखोगे, क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। ओके यस कुशल जी, आज से जो लेक्चर स्टार्ट हुए वो रोज हम कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो सो देवी और सज्जनों, तो एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है, एनुअल वैल्यू बिल्डिंग की टैक्सेबल है, ठीक है। लैंड की नहीं, लैंड की अमाउंट टैक्सेबल है किस सेट में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बिल्डिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ गोडाउन, शॉप, हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, फर्क पड़ता नहीं। चलो सर ये समझा। उसके बाद बिल्डिंग इस हेड में, बिल्डिंग का इनकम इस हेड में तब टैक्स होगा जब ये बिल्डिंग के आप ओनर हो। क्या हो, यानी इनकम किसकी होगी, ओनर की, ऑफ कोर्स। जो ओनर नहीं है उसके लिए ये इनकम इस साइड में टैक्स नहीं होगी। यानी सर समझे नहीं, सब लेटिंग वाले एग्जांपल से समझेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को किराए पे दी, बी ने आगे वही प्रॉपर्टी सी को किराए पे दी। हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हु इज द मालिक ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हु इज द मालिक ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ए को बी से रेंट मिल रहा है 50,000, बी ने प्रॉपर्टी आगे सी को रेंट पे दी है सेम प्रॉपर्टी, और सी से वो रेंट ले रहा है 60,000। तो पहले ए की बात करते हैं, ए को कितना रेंट मिल रहा है 50,000। ए का रेंटल इनकम किस साइड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये सेक्शन 22 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन, देखिए ये रेंटल इनकम किससे आ रहा है, बिल्डिंग से, पहला कंडीशन। एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ विच द असेसी इज द ओनर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो 50,000 का रेंटल इनकम ए के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी साइड में टैक्सेबल होगा। व्हाट अबाउट बी, व्हाट अबाउट बी, बी को भी सेम प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम मिल रहा है 60,000 रुपया, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू है ऑफ बिल्डिंग की है, लेकिन ये बिल्डिंग का मालिक मिस्टर बी है, बी ने ए से किराए पे ली है, ए से, तो ही इज नॉट द ओनर। तो बी का रेंटल इनकम टैक्स होगा लेकिन आईओएस में, किसमें, आईएस में, ठीक है, इस हेड में नहीं, ठीक है। इस हेड में टैक्स होने के लिए 3 महत्वपूर्ण कंडीशन, एनुअल वैल्यू होनी चाहिए, बिल्डिंग की होनी चाहिए, और असेसी उसका मालिक होना चाहिए, ठीक है। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये हेड एप्लीकेबल है। क्लियर, ओके। चलो अब ओनर के डेफिनेशन में सेक्शन 27 के मुताबिक जो डीम्ड ओनर बताई गई केसेस है वो भी आती है। डीम्ड ओनर ऑल्सो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डीम्ड ओनर, ठीक है। कौन, डीम्ड ओनर ऑल्सो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ओनर, डीम्ड ओनर ऑल्सो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ओनर। तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, जब हम कहते हैं कि डीम्ड ओनर ऑल्सो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ओनर, तो डीम्ड ओनर का मतलब क्या है, व्हाट मीन बाय डीम्ड ओनर, माना हुआ ओनर, यानी लीगल ओनर कोई और हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको ओनर माना है। सर कौन सी ऐसी केसेस है, जो सेक्शन 27 में 5 केसेस मेंशन की वो आपको याद रखनी है। कौन सी 5 केसेस है, पहली केस है अगर आप प्रॉपर्टी आपके स्पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर करते हो, ठीक है। आपकी शादी हो जाती है और आप आपके पाउस को या आपके माइनर बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि स्पाउस का दूसरा कोई इनकम नहीं है, तो स्पाउस के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और किराए का चेक अभी स्पाउस के नाम से ले रहे हो, यानी टैक्स बचाने के चक्कर में ट्रांसफर किया है। अरे बाप रे, गलत बात है। तो याद रखना, अगर आप पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को, किसको, माइनर चिल्ड्रन को, पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो विदाउट कंसिडरेशन, तो डीम्ड ओनर ट्रांसफरर माना जाएगा। कौन माना जाएगा, ट्रांसफरर। याद आ रहा है नहीं है, ओके। सर अगर डॉटर माइनर मैरिड डॉटर हो तो अब इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, जो चीजें आप छोड़ोगे ना एग्जैक्टली उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। माइनर मैरिड डॉटर को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो इसका रेंटल इनकम किसके फाइल में टैक्स होगा, माइनर मैरिड डॉटर को अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया। गौरव भाई साहब समझो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद आपको एक बच्ची हो गई, बच्ची 12 13 14 16 साल की हो गई, समझो 16 साल की होने के बाद, ठीक है गौरव समझ लो आप ही के गुण उसमें आ गए, भाग गई वो, शादी वादी कर ली और आके बोल रही है पापा पापा मेरी तो शादी हो गई। अब पापा क्या करेंगे बताओ, बताओ गौरव जी, आप पापा हो, ये एग्जाम्पल, इसका वास्तविकता से कोई संबंध हमें नहीं पता, भविष्य थोड़ी ना देखते हैं। हाँ चलो गौरव जी क्या होगा बताइए।
अब आपने गौरव जी ने बिल्कुल अभी अपनी बच्ची क्या ही करे है ना, ओके थोड़ी ना मार पीट सकते हैं, तो बच्ची को बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, हस्बैंड कौन है, तो हस्बैंड को दिखा दिया, ठीक है गधा था लेकिन आपने बोल दिया बच्चा है, अभी क्या ही कर सकते हैं, बदल थोड़ी ना सकते हैं, ठीक है। तो बोल दिया भाई देख बेटी जो किया कोई दिक्कत नहीं, सुखी रह तू, ठीक है, मेरे 4-5 बंगलो है उसमें से एक बंगलो तुझे दे देता हूँ, ठीक है। बेटी बोली पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन बंगलो दे रहे हो तो ठीक है मैं रख लेती हूँ, ठीक है। और बेटी ने बंगलो किराए पे चढ़ा दिया, बेटी को किराया मिल रहा है 60,000 रुपया पर मंथ। तो गौरव जी अब इनकम टैक्स वालों को आप बताएंगे कि ये 60,000 पे टैक्स कौन भरेगा, बेटी या गौरव, हु इज लाइबल टू पे टैक्स। सिंपल एग्जांपल पूरा समझ में आ गया। इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय पेरेंट्स टू देयर माइनर चाइल्ड एंड दैट माइनर चाइल्ड इज ए माइनर मैरिड डॉटर, तो इसके ऊपर अपनी डिस्कशन भी रेगुलर लेक्चर में हुई थी, ठीक। आपने पूछा था सर ये फिर माइनर डॉटर का तो या माइनर्स का मैरिज इज इलीगल इन इंडिया, इनकम टैक्स डज नॉट डील विद लीगैलिटी, इनकम टैक्स को लीगैलिटी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो टैक्स चाहिए, हमें टैक्स चाहिए। तो बताइए क्या करोगे जी ऑनलाइन वालों, जल्दी से बताइए, ये ऑनलाइन वाले बताते ही नहीं है। ऑनलाइन वालों आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेशन सभी के लिए है। फटाफट बताइए, जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है, पूरा देश आपको देख रहा है, सो फटाफट जवाब देंगे आप लोग, क्या होगा ऐसी स्थिति में। हाँ, हु इज लायबल टू पे टैक्स, द इनकम, whether the income is taxable in the hands of गौरव, तब क्लबिंग की प्रोविजन अपनी रादर सेक्शन 27 के मुताबिक डीम्ड डोनर गौरव माने जाएंगे क्या, नहीं, डीम्ड डोनर गौरव माने नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, सो याद रखिएगा यहाँ पे इनकम टैक्स ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया है। देखो सुनो सुनो केसेस याद रखना, अगर आप पहले स्पाउस की बारी, ठीक है, स्पाउस से शुरुआत करते हैं। अगर आपने आपके स्पाउस को, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, कैसे ट्रांसफर किया, एडिक्वेट कंसिडरेशन, पूरा कंसिडरेशन लेके प्रॉपर्टी, तो क्लब यानी डीम्ड ओनर को कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता नहीं, यानी जो लीगल ओनर है उसी को टैक्स भरना है, यानी स्पाउस को टैक्स भरना है। यानी समझो गौरव की प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, उन्होंने 50 लाख में अपने बीवी को प्रॉपर्टी दे दी, अब ये रेंटल इनकम बीवी को मिल रही है तो बीवी विल पे टैक्स ऑन द सेम, ठीक है। हाँ लेकिन फ्री में दी होती तो गौरव भी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द सेम, ठीक है। सेकंड केस, ठीक है, अगर आप आपके स्पाउस को प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हो अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, गौरव की बीवी ने बोल दिया भाई कुछ भी हो जाए तो हंसता ही नहीं कभी, मुझे डिवोर्स चाहिए, ठीक है, कभी हंसता ही नहीं, क्या ऐसे इंसान है, हंसता ही नहीं है, डिवोर्स चाहिए मुझे, ले लिया देवी जी ने डिवोर्स, एग्जाम्पल है, ओके। सो गौरव बोल रहा होगा क्या कर रहे हैं सर, शादी करवा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं, बच्चे निकलवा रहे हैं, बच्चे को भगा रहे हैं, क्या ही चल रहा है, मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, आज के दिन खिलवाड़ होने दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन अपना क्लियर होना जरूरी है। तो देवी और सज्जनों बात ऐसे है कि क्या होगा ऐसी स्थिति में, क्या होगा आप हमें बताएंगे। हाँ अगर, ठीक है, अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा, यानी गौरव की बीवी भी गई, प्रॉपर्टी भी गई, टैक्स गौरव भरेगा या बीवी भरेगी, हु इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द सेम, बीवी इज लायबल टू, ठीक है, गॉट इट। तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल नहीं होता, अगर कंसिडरेशन के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की होगी या फिर अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई होगी, ठीक है, ये हो गया। आगे नेक्स्ट, ठीक है, ध्यान देके सुनिएगा। हाँ नेक्स्ट है, अगर आप माइनर बच्चों को ट्रांसफर करते हो विदाउट कंसिडरेशन तो यू विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर। सुनिए ध्यान देके, सब लोग सुन रहे हो, माइनर बच्चों को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर। हाँ लेकिन अगर वही चाइल्ड माइनर मैरिड डॉटर है, कौन है, माइनर मैरिड डॉटर, तो ऐसे केस में माइनर मैरिड डॉटर इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द सेम, ठीक है। आपकी फाइल में इनकम टैक्स होने वाली नहीं, याद रखोगे पक्का। ये पहली केस थी। दूसरी केस डीम्ड ओनर की, होल्डर ऑफ इंपैरिटेबल स्टेट। गौरव जी ये सिर्फ एग्जांपल था, सीरियसली मत लेना, हंसी मजाक के लिए एग्जांपल दिया था, ठीक है। आपका डिवोर्स नहीं होगा बेटा, चिंता मत करो, हमारे आशीर्वाद है, फलोगे फूलोगे, क्या आशीर्वाद देते हो, वो वाला आशीर्वाद, हाँ ठीक है, आपको दे दिया, ठीक है, चलो फाइन। हाँ आप एक आध आईपीएल टीम बना लो बस, ठीक है। चलो अब शुरुआत कर लेते हैं। आईपीएल टीम में कितने होते हैं, रिजर्व में भी रहते ना, फिर क्रिकेट टीम कैसे बनेगी विदाउट रिजर्व प्लेयर, 15 तो चाहिए कम से कम, ठीक, 16 चाहिए, वो डिसाइड करेगा, आप क्यों डिसाइड कर रहे हो, ओके अब वेरी गुड। चलो सो चलो सो अब देवी सो ध्यान देके सुनेगा, आगे सुनेगा।
ठीक है, सेकंड सेकंड केस क्या था? सेकंड केस क्या था? सेकंड केस होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। ठीक है, क्या है सेकंड केस? होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट का मतलब क्या है? भूल गए वो भी, सब बताना है, मैंने रिवीजन बैच है तो मेरे से सब पढ़ा के लीजिएगा। ठीक है, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट यानी याद है मैंने उनका एग्जांपल दिया था, वो हीरो जिनकी एज 50 साल से ज्यादा है और उनकी सेकंड वाइफ जिनकी एज 30 या 35 साल की थी, उनको दो दो बच्चे हुए, एक का नाम तैमूर है, वो हीरो का नाम क्या? हाँ, सैफ अली खान। ओके, बराबर ना मेरा डिस्क्रिप्शन? हाँ हाँ, अब शायद दूसरा भी हो गया या होने वाला है। हो गया है यार, पता ही नहीं चलता कब हो जाते हैं। ओके, सो उसका भी नाम है? ओके, मुझे नहीं पता, ठीक है जो भी है। अब देखो, उनका एग्जाम्पल मैंने रेगुलर लेक्चर में आपको दिया था, जहांगीर हॉस्पिटल ना, है ना? ओह, नहीं पता। ओके ठीक है जो भी है यार, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। इंपॉर्टेंट इज, ठीक है भाई साहब के इंपैरेटिव स्टेट्स है, जैसे पैलेसेस थे, पतौड़ी है ना भाई साहब, नवाब। ओके, सो पुराने राजा महाराजाओं के पैलेसेस थे, ठीक है, उन्होंने जो पैलेसेस कंस्ट्रक्ट करके रखे थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने जाने के बाद, ठीक है, बोल दिया दिस पैलेसेस शैल नॉट बी पार्टेड। इंपैरेटिबल स्टेट का मतलब इनका बंटवारा नहीं होना चाहिए, इनका बंटवारा नहीं होना चाहिए। नो वन हैज द राइट टू डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, सेल और ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, बस आप इसके मालिक यानी होल्डर बन सकते हो। ठीक है, यू कैन बी द केयर टेकर और होल्डर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यू शुड नॉट पार्ट विद दिस प्रॉपर्टी। तो अगर कोई राजा ने अपनी प्रॉपर्टी का ऐसा अपने विल में लिख के गया है कि ये प्रॉपर्टी इम्पार्ट नहीं यानी सेल नहीं करनी है, आपने बस पास करते जानी है जनरेशन बाय जनरेशन, तो ऐसे प्रॉपर्टी के आप होल्डर हो। ठीक है, तो ऐसे केस में, ठीक है, या आप केयर टेकर हो समझो। तो अब ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दी है, किराए पे दी है, किराए पे दे सकते हो, बेच नहीं सकते, किराए पे दे सकते हो, किराए पे दी है और उसका किराया मिला है, तो जो ये प्रॉपर्टी को संभालने वाला है, द केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी, और हु हैज बीन वेस्टेड अपॉन द राइट टू लुक आफ्टर दिस प्रॉपर्टी, ही इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द सेम। ठीक है, ही विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर। ओके, तो दो केसेस, पहली केस कौन सी थी? इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस, देन सेकंड होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, देन थर्ड मेंबर ऑफ ए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने एग्जांपल आपको दिया था रेगुलर लेक्चर में। समझो आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हो, तो बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने के बाद आप ये फ्लैट के ओनर बनते हो क्या? नहीं। ठीक है, हु इज द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग? कोऑपरेटिव सोसाइटी। हु इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग? द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ओनर। ठीक है, यू आर वन ऑफ द यूनिट होल्डर। ठीक है, आपको यानी जिस किसी बिल्डिंग में आप घर लेते हो, खरीदते हो, तो बिल्डिंग का पूरा रजिस्ट्री इंक्लूडिंग द लैंड, कॉमन स्पेसेस, एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, और बाद में वो सोसाइटी आपको उसके अगेंस्ट शेयर अलॉट करती है। एक फ्लैट होल्डर को एक शेयर मिलता है। ओके, तो जितने फ्लैट होल्डर्स होते हैं उनको एक एक शेयर मिलता है, दे आर द ओनर ऑफ द शेयर्स, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द, यस, फ्लैट, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द फ्लैट, वो फ्लैट के मालिक नहीं बनते आप, यू बिकम द यूनिट होल्डर। इसलिए जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो, आपका फ्लैट बेचते हो ना, तो सोसाइटी से आपको एनओसी लेनी पड़ती है, बिकॉज हु इज द लीगल ओनर ऑफ दैट फ्लैट? The society. You are just the shareholder. So if you want to transfer your share, you need to take the permission of the society. तो इसलिए सोसाइटी आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करती है। ठीक है, जिसके लिए सोसाइटी आपसे पैसा लेती है। ओके फाइन, तो ऐसे केस में भले ही लीगल ओनर कौन है? सोसाइटी, लेकिन फ्लैट आपने किराए पे दिया है, उसका रेंट आपको मिल रहा है, तो इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द सेम, द यूनिट होल्डर, द यूनिट होल्डर, नॉट द हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीन केसेस याद आ गए। पहली केस कौन सी थी? If the property is transferred to spouse or minor child, not being a minor married daughter without any consideration. Then second, holder of impartible state. गौरव जी है ना? Okay, third case हो गई। थर्ड केस कौन सी थी? ठीक है, yes, cooperative unit holder of a cooperative society. Fourth case, if the property is transferred in part performance of contract under Transfer of Property Act. If the property is transferred in part performance of contract under Transfer of Property Act, यानी क्या? आराम से समझो, अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी बेची है, लेकिन बेचते वक्त उससे पूरा कंसिडरेशन नहीं मिला था, समझो आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने 5 करोड़ रुपए में बेची, लेकिन सामने वाली पार्टी ने केवल आपको 2 करोड़ रुपया दिया और बोले 3 करोड़ रुपया 1 साल बाद देंगे। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी प्रॉपर्टी की कीज ले लो, पोजेशन ले लो, ठीक है, हम सेल डीड बचे हुए 3 करोड़ आने के बाद बना देंगे और तब हम आपको ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पोजेशन हम आज दे रहे हैं। यानी आपने फ्लैट बुक किया और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली इनफैक्ट,
आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, आपने 2 करोड़ रुपया भी दिया है, 3 करोड़ रुपया 1 साल के बाद देने वाले हो, पोजीशन आपको मिल चुका है, बस ओनरशिप आपको कब मिलेगी? 1 साल बाद, जब आप 3 करोड़ देंगे तब। ठीक है, तो मैं ये प्रॉपर्टी का मालिक हूं। ठीक है, आपने ये प्रॉपर्टी मेरे से खरीदी है, मैंने आपको प्रॉपर्टी की पोजीशन भी दी है, मैंने आपसे 2 करोड़ रुपया भी लिए है, लेकिन मैंने आपको अभी तक ओनरशिप नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि आपने अभी तक 3 करोड़ नहीं दिए। कब देंगे? 1 साल बाद। तो मैं ओनरशिप कब ट्रांसफर करूंगा? 1 साल बाद। लेकिन तब तक मैंने आपको दे दिया ना पोजीशन, तो पोजीशन लेने के बाद आपने प्रॉपर्टी चढ़ाई किराए पे, किराए मिल रहा है आपको साल भर का 12 लाख रुपया। ये 12 लाख के किराए पे कौन टैक्स भरेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की ना, तो यू आर लायबल टू पे टैक्स। दो लीगल ओनरशिप मेरे पास होगी, यू शैल बी डीम्ड एज ओनर अंडर एज पर सेक्शन 27। याद रहेगा, भूलने का नहीं। ठीक है, लास्ट वाला केस, इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 269 यूएएफ ऑन लीज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 इयर्स, 15 साल से ज्यादा से, नॉट 15 ईयर, 15 दिया या 12 दिया है? टाइम लिमिट कितना दिया है? 12 साल या 15 साल है? ठीक है, टेक्स्ट बुक में ढूंढिए, टेक्स्ट बुक में। ओके, सो ओके, यहां पे क्वेरी आ रही है इन द मीनवाइल। ओके, पुदीना शर्मा, ओके, नाम भी क्या है? पुदीना शर्मा जी कह रहे हैं सर आपने धोखा दिया। नहीं बेटा, मैं क्यों धोखा दूं सर? 11 12 के क्लास के अकाउंट्स क्लास के, हाँ उसका क्या हुआ बेटा? वो स्टार्ट हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, सो 11th और 12 के बच्चे मेरे से थोड़ा सा नाराज है। बच्चों नाराज ना होना, मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा आपके बैच, आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट इट। ठीक है, सो लविशा अरोरा जी, ओके 12 ईयर्स है सर। ओके चलो, संगीता मेनन जी भी बता रही है सर 12 ईयर्स है। ठीक है, सो 11वीं 12वीं के बच्चों आपकी बैचेस में रीस्टार्ट करने वाला हूं, सो कृपया चिंता ना करें। ओके, ओके, तुषार कुमार जी, गोकुल लैब सोसाइटी। विधान अग्रवाल सर, आपकी पिछले वाली एफडी बैच में मेरे पास देख लो। ओके बेटा, वो कितनी पुरानी अब देखनी पड़ेगी। प्रिया रस्तोगी सर, टेक्स्ट बुक का भी रेफरेंस लेते हुए चलना है विद चार्ट बुक? यस बिल्कुल चलना है। ओके, पुदीना शर्मा जी कह रहे हैं ओके सर, लव यू सर, लव यू टू बेटा। ओके, ढेर सारा प्यार आईकन एकेडमी की तरफ से आपको। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, हाँ देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, याद रखियो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे एक्वायर की है, ठीक है, ध्यान देके सुन रहे हो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे एक्वायर की है, कुछ कुछ हुआ है, ओके, समझो लीज पे, रेंट पे कहने के बदले लीज पे, समझो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी दिया मिस्टर बी को 99 ईयर्स के लीज पे। कितनी ईयर्स के लीज पे दिया है? 99 ईयर्स के लीज पे देते ना प्रॉपर्टी। 99 लीज पे देना, यानी इनकी लीगल ओनर तो मिस्टर ए ही रहेंगे। मिस्टर बी हैज द राइट टू यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर 99 ईयर्स। मिस्टर बी ने ये प्रॉपर्टी आगे किराए पे दिया मिस्टर सी को, और मिस्टर बी को इसका रेंटल इनकम मिल रहा है, सबलेटिंग। तो बेसिकली सबलेटिंग का इनकम इज टैक्सेबल अंडर दैट आईओएस। लेकिन अगर इफ द प्रॉपर्टी इज टेकन ऑन रेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 ईयर्स, 12 साल से ज्यादा समय के लिए अगर प्रॉपर्टी लीज पे ली होगी, तो यू विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर, यानी मिस्टर बी को भी डीम्ड ओनर माना जाएगा, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी कितने साल से ज्यादा समय के लिए है? 12 साल से। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी केसेस में, ठीक है, ये जो 5 केसेस सेक्शन 27 ने बताई, इन 5 केसेस में टैक्स जो है वो किससे लिया जाएगा? लीगल ओनर से या डीम्ड ओनर से? डीम्ड ओनर। चलो सर, ये समझ में आ गया। आगे बताओ सर, आगे अब क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस आने से पहले, लाने से पहले एक बार क्विक रिकैप। ठीक है, सब लोग ध्यान देकर सुनेंगे और मेरे साथ रिवाइज करेंगे। देखो, आंख बंद करने के बावजूद आपको सेक्शन 22 अगर किसी ने नींद में जगा के पूछा कि सेक्शन 22 क्या है, तो आपने आपको बताना आना चाहिए। सेक्शन 22 क्या कहता है? व्हाट इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड? रेंट या एनुअल वैल्यू? एनुअल वैल्यू ऑफ विच थिंग? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी shall consist of building and land appurtenant to the building, ठीक है, and provided that, ठीक है, the assessee should be the, of which the assessee is the owner। assessee ने प्रॉपर्टी का क्या होना जरूरी है? ओनर होना जरूरी। ओनर ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। ओनर के डेफिनेशन में कौन आता है? डीम्ड ओनर किस सेक्शन में डिफाइन किया है? 27। ये भी पूछते हैं,
एमसीक्यू में डीम्ड ओनर हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर को डिफाइन किया, ठीक है। अब लास्ट क्लॉज याद रखिएगा, प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। प्रोविजो भी याद रखो, प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो कहता है कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए नहीं करना है। अगर आपने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए किया तो उसकी टैक्सेबिलिटी होगी, लेकिन पीजीबीपी में। फिर समझो नहीं, एग्जांपल समझो, आप लोग बन गए, क्या बन गए, अच्छा जी आप बन गए सीएस। सीएस बनने के बाद अच्छा जी आपने डिसाइड कर लिया कि प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो आप और आपका वो एक फ्रेंड था, ठीक है। सो आप और आपका वो फ्रेंड दोनों भी सीएस बन चुके, और आपने दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपका फ्रेंड बोलने लगा, यार प्रैक्टिस तो करनी है सिद्धि, लेकिन अपन दोनों पार्टनरशिप बना लेंगे, लेकिन सिद्धि एक प्रॉब्लम है, वो नहीं है ना अपने पास ऑफिस। तो अच्छा जी बोलते, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी, ठीक है, अपन ऑफिस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा जी का जेड ब्रिज पे एक मस्त सा 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, ठीक है। सो अच्छा जी ने अभी तक वो खाली छोड़ा था, अब अच्छा जी सीएस बनने के बाद वहां पे उन्होंने अपना सब बसा लिया ऑफिस, ओके। अब बताइए, अच्छा अच्छा जी अब आप बताइए, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप किसके लिए कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए, तो इसका टैक्सेबिलिटी किस हेड में होगा, अरे जल्दी से बताइए, इसका पीजीबीपी में होगा, एचपी में। लेकिन आर यू यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर योर ओन बिजनेस, अगर ओन बिजनेस के लिए यूज करते हो तो पीजीबीपी में, ठीक है। लेकिन आपने तो ये प्रॉपर्टी आपके पार्टनरशिप फॉर्म को दिया था, मैंने एग्जांपल ठीक से बताया था, आपका ध्यान गया है नहीं पता नहीं, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप किया था और आपने उस पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉपर्टी किराए पे दिया है, तो इसको आप कह सकते हैं वेदर द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस, इन विच यू आर ए पार्टनर ऑफ कोर्स। Yes, though you are a partner of that, and though you sorry, the property is given to the partnership firm, but still, as you are a partner in that partnership firm, it will be treated as if the property is used for own business, and the taxability of such property will be done under the head PGBP. Clear? पक्का? पाटिल देवी, अब आपकी बारी है, लेकिन आपको यहाँ तक समझ में आ गया? देवी जी पक्का? अब देवी जी ने भी एक भाई साहब के साथ मिलके, यस, पाटिल पप्पू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की, PPPL, यस, हाँ ओके चलो, तो ओ माय गॉड, ठीक है। सो अरे रे 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 रे, तो ये कंपनी फॉर्म करना मुश्किल जाएगा, चलो। सो गड़बड़ हो गए, टप्पू, अरे नहीं नहीं ठीक है, चलो हमें पप्पू अच्छा लगता है, चलो पप्पू अच्छा लगता है, आगे। हाँ, तो सुनिए, तो पप्पू और पूजा देवी की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म हो गई, और इन्होंने अपना प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जिसमें वो 50% से ज्यादा शेयर होल्डर है, उस कंपनी को उन्होंने किराए पे दिया और कंपनी से रेंट मिल रहा है। अब बताइए क्या हम कह सकते हैं, पूजा जी इज यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर हर ओन बिजनेस, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, वो अलग है, ये अलग है। तो इट वोंट बी, इफ द कंपनी इज यूजिंग द प्रॉपर्टी, देन इट इज यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर इट्स बिजनेस, नॉट पूजा इज यूजिंग फॉर हर। कंपनी अलग होती है, कि आपने इसमें पढ़ा ना कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, द ओनर ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज द कंपनी एंड नॉट द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर द ओनर्स ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड नॉट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सैलोमन वर्सेस सैलोमन, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद होगा, ओके। तो ये रूल केवल पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द कंपनी, ठीक है। चलो, सो याद रखिए, अगर सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस या फिर पार्टनरशिप बिजनेस आप आपकी प्रॉपर्टी में चलाते हो, तो उसका असेसमेंट पीजीबीपी में होता है, एचपी में नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही आपको इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, ऑनलाइन वाले हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन वालों कोई क्वेरी है तो पूछते जाइए, ओके। यस प्रिया जी, टेक्स्ट बुक रेफर करना है, विधान अग्रवाल जी, ओके। ऑनलाइन वालों, अरे एक बार अपनी प्रेजेंटी तो लगा दो, क्या आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है, अरे ऑनलाइन वालों, हेलो हेलो हेलो, बताओ बताओ बताओ, यहां तक समझा है, जल्दी से बताइए, यहां तक आपको सब समझ में आ गया?
यस यस बेटा, वैष्णवी राजपूत जी, लविशा जी, तेजस्वी जी, अनन्या प्रिया जी, अभिषेक सिंह, देवांश, आयुष यादव, यस बेटा। LLP shall also be treated as a separate legal entity. Then संगीता मेनन जी, जील सोनिया जी, लविशा अरोरा जी, ओके, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके LLP के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जो कंपनी के लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। चलो, सो देवी और सज्जनों, यहां तक अगर सभी को समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जूम वाला फीचर्स अच्छा है, टाइप नहीं करना पड़ता। ओके, झील जी कह रहे सर यू कंटिन्यू विद जूम वाला फीचर, जूम वाला फीचर अच्छा है, उसमें टाइप नहीं करना पड़ता, बिल्कुल सही, और जूम में है ना बहुत मजा आएगा। अनुष्का सिंह सी, सर ज्वाइन करने में आईडी होगा? ओके, नहीं बेटा, कल से जो सेशन है अपने वो उस पे ही चलेंगे, यूट्यूब यूट्यूब नहीं, कल तो जूम ऐप। ओके, चलो आयुष जी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। प्रिया रस्तोगी जी, ओके बेटा, चलो सभी को समझ में आ गया है, तो देवी और सज्जनों बस जुड़े रहिएगा, लेकिन बीच में यहाँ गायब मत हो जाइएगा, गायब हो जाते हो तो गड़बड़ हो जाती है ना। चलो, सो देवी और सज्जनों आगे बढ़ते हैं, रिवीजन बैच के साथ बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। चलो, सो हाँ, हम कह रहे थे कि प्रोमोटर एंड बिल्डर, एक एग्जांपल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे फटक से। प्रोमोटर एंड बिल्डर पता है आपको? प्रोमोटर एंड बिल्डर, बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, फ्लैट बेचते हैं, है ना, उनके लिए फ्लैट्स क्या है? फिक्स एसेट है या स्टॉक इन ट्रेड है? तो फ्लैट बेच के जो इनकम कमाए वो कौन सा इनकम है? ऑनलाइन वालों आप भी जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। ऑनलाइन वालों, फ्लैट बेच के बिल्डर ने इनकम कमाया, फ्लैट बेच के अगर बिल्डर इनकम कमाता है तो वो किस हेड में टैक्सेबल होगा? फ्लैट बेच के जो इनकम कमाते हैं वो दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। क्लियर? बराबर। अब समझो 100 फ्लैट की एक स्कीम बनाई, कितनी फ्लैट की? उसमें से 80 फ्लैट बेचे, 20 फ्लैट बचे, 80 फ्लैट बेचे, 20 फ्लैट बचे, तो जो बचे हुए 20 फ्लैट्स है, कितने बचे हुए दे दिए उन्होंने किराए पे और उनको रेंटल इनकम मिल रहा है। अब बताइए किस हेड में टैक्स होगा? बिल्डर ने बचे हुए 20 फ्लैट किराए पे दिए, उनको रेंटल इनकम मिल रहा है, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में एसेट बेचने के बाद इनकम आता है तो कैपिटल गेन में टैक्स मिल होता है। पीजीबीपी में टैक्स होंगे जल्दी से। ओके, यहाँ पे बोल रहे राहुल रॉय, आयुष यादव बिजनेस इनकम, राहुल रॉय बिजनेस इनकम, चेतन पाटिल बिजनेस इनकम, लविशा, प्रिया, अनन्या, अभिषेक, मेनन जी, सभी लोग कह रहे हैं कि ये बिजनेस इनकम है, ठीक है, आप लोग भी वही कह रहे हैं बिजनेस इनकम है। लेकिन दोस्तों नहीं, वो पहली वाली बात कर रहे हैं बिजनेस इनकम। ओहो, स्टॉक बेच के जो इनकम कमाया वो बिजनेस इनकम है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ प्रॉपर्टी जो रेंट पे दिया है उससे जो रेंटल इनकम मिला है वो किस हेड में टैक्सेबल है? रेंटल इनकम। राहुल राय जी कह रहे हैं एचपी में, आयुष यादव आईओएस में। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसके आगे का मिस हो गया है। यस शालिनी झा जी आप चिंता मत करो, ये जो वीडियो है यूट्यूब पे रहने वाला है, तो आप आराम से बाद में भी देख पाओगे, चिंता ना करें, चिंता ना करें, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ओके, हाँ, चलो, सो जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा, किस हेड में टैक्सेबल होगा, आईएएस या एचपी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये इनकम कहीं पे भी हमने अब सेक्शन 22 को बारीकी से पढ़ी है, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे हो कि जो प्रॉपर्टी है, जो यानी जो बिल्डिंग हमने किराए पे दी है, वो बिल्डिंग अगर फिक्स एसेट्स है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी। अगर वो स्टॉक है तो स्टॉक से जो इनकम मिलता है वो एक तो बिजनेस इनकम होगा, लेकिन उसके लिए स्टॉक बेचना पड़ेगा। अगर स्टॉक किराए पे देके इनकम कमाई तो बिजनेस इनकम है क्या? नहीं लग रहा है आपको ऐसा, ठीक है। तो फिर किस में टैक्स करो? चलो आईओएस में टैक्स करो। ऐसा नहीं होता, पहले सेक्शन 22 को भाव दो ना। सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा क्या? सेक्शन 22 की कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या थी? सब लोग इधर देखो, इधर इधर, पहली कंडीशन क्या आती है? एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू निकाल सकते हैं हम, यस। दूसरा किस चीज का है? बिल्डिंग, क्या है? बिल्डिंग है, फ्लैट बिल्डिंग के डेफिनेशन में आता है क्या? आता है। ओके, तीसरी कंडीशन, मालिक हो क्या? बिल्डर हो लेकिन आप मालिक हो क्या? यस, क्योंकि बिल्डर ने अभी तक वो फ्लैट बेचे नहीं। तीन कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या है? क्या आप ये खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो क्या? फ्लैट खुद के बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं? नहीं हो रहे, इज नॉट यूजिंग इट, उसमें वो खुद का कोई बिजनेस चला नहीं, उल्टा उसने किराए पे दिया है, ठीक है, तो उसने उसमें कोई खुद का बिजनेस चलाया नहीं। तो फ्लैट
भले ही प्रमोटर एंड बिल्डर ने फ्लैट किराए पे दिए होंगे तो भी उसको जो रेंटल इनकम मिलता है ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स होता है, इतना याद रखिए, गलती ना करे। रेंटल इनकम किसी को भी मिले, ठीक है, दोस हु आर होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी एज स्टॉक और दोस हु आर होल्डिंग इट एज फिक्स्ड एसेट, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। जेपा पक्का, जेपा सबको जेपा, हाँ ऑनलाइन वालों को भी जेपा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्पेशल केसेस, एक एक केसेस, अब ये रिवीजन है आपका, देखो ऊपर स्क्रीन पे देखना। प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, प्रॉपर्टी जो स्टॉक इन ट्रेड करके होल्ड की है उसका इनकम किस साइड में टैक्सेबल है? अभी उससे रेंटल इनकम मिला, रेंटल इनकम बेच के नहीं, उससे किराया मिला तो किस साइड में टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद अरे स्पेशल केस नेक्स्ट आने से पहले थोड़ा सा हैंग हो गया, कोई बात चलो। सो स्पेशल केस नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लेट आउट बाय द पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने अगर फर्म को प्रॉपर्टी दिया तो, पार्टनर ने अगर फर्म को प्रॉपर्टी दिया तो किस साइड में टैक्सेबल होगा? फर्म से रेंट मिल रहा है, पीजीबीपी या एचपी, पार्टनर ने अपने फर्म को प्रॉपर्टी रेंट पे दिया। हमने अभी पढ़ा था बच्चों, इफ द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस, टैक्सेबिलिटी किसमें होगी? पीजी। आपका एग्जांपल लिया अच्छा जी का, अच्छा जी ने अपनी प्रॉपर्टी अपने पार्टनरशिप फर्म को दी तो क्या माना जाएगा? ओन बिजनेस के लिए, ओन बिजनेस के लिए टैक्सेबिलिटी किसमें होती है? पीजीबीपी। किसी और के पार्टनरशिप फर्म को दिया होगा तो एचपी में, आप उसमें पार्टनर नहीं हो, किसी और की पार्टनरशिप हो तो एचपी में टैक्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट, प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, आपने किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दी और उसमें वो कोई बिजनेस चला रहा है, बताइए किस साइड में टैक्सेबिलिटी होगी? जैसे आपने प्रॉपर्टी दी किसी को रेंट पे और उसने होटल स्टार्ट कर दिया उसमें, हाउस प्रॉपर्टी, भाई सामने वाला बंदा क्या कर रहा है उसमें हमें मतलब नहीं है, बस वेरी गुड। एंड प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड बाय सोल प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन बिजनेस, सोल प्रोपरेटर अगर अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो सोल प्रोपरेटर खुद के बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, पीजीबीपी में टैक्स। क्लियर? क्लियर। चलो ये सारी केसेस हो गए। अब हाउस प्रॉपर्टीज हेड में कौन सी प्रॉपर्टी टैक्सेबल है? मैं एक एक सवाल पूछूंगा आपसे। लेट आउट प्रॉपर्टी यानी जो प्रॉपर्टी किराए पे दी उसका इनकम एचपी में टैक्सेबल है? यस, लेट आउट प्रॉपर्टी का टैक्सेबल है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का टैक्सेबिलिटी किस साइड में होता है? एसओपी यानी किसी को किराए पे नहीं दी, आप खुद रहते हो उसमें, किस साइड में टैक्सेबिलिटी होगा? HP में। वेरी गुड। ओके देन प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड ओइंग टू एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एल्सवेयर, आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, वेकेंट प्रॉपर्टी, वेकेंट, वेकेंट प्रॉपर्टी, वेकेंट, न रहते हो न रहने देते हो, ना आप खुद उस प्रॉपर्टी में रहते हैं ना किसी को रहने देते हैं, किस साइड में टैक्सेबिलिटी होगी? एचपी में, ठीक है। ओके रीजन कुछ भी हो, ठीक है, आपकी टैक्सेबिलिटी एचपी में होगी। देन आपकी प्रॉपर्टी है, उसके अलग अलग यूनिट्स है, प्रॉपर्टी है उसके अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है, तो एक यूनिट में आप रहते हो दूसरा यूनिट किराए पे दिया है, किसमें टैक्सेबिलिटी है? एचपी में। ओके एक ही प्रॉपर्टी है उसमें कुछ महीनों के लिए आप रहे और कुछ महीनों के लिए किराए पे दिया, एचपी में। तो प्रॉपर्टी विच इज ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, प्रॉपर्टी विच इज पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट, एंड मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी तो भी आपके टैक्सेबिलिटी एचपीएस हेड में ही होती है। बस इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो अभी हमें सीखना है, ठीक है। लेट अस बिगिन विद द कैलकुलेशन ऑफ इनकम। क्या सभी लोग तैयार हैं? ओके क्या सभी लोग तैयार है ऑनलाइन वालों? क्या आप लोग तैयार हो? साक्षी सक्सेना जी, आईओएस होगा ना वैकेंट का? नहीं बेटा, वैकेंट प्रॉपर्टीज आल्सो, वही घर है, बिल्डिंग, बिल्डिंग किराए पे दो, खुद रहो या वैकेंट रहे, घर का टैक्सेबिलिटी किसमें होता है? एचपी हेड में, भूलना नहीं है। ओके साक्षी जी, तेजस्वी कुमार जी, वेकेंट प्लॉट का टैक्सेबिलिटी आईओएस में होता है, वेकेंट प्लॉट का, वेकेंट घर का, बिल्डिंग का नहीं। ओके
सर ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा राहुल सिंह जी, अगर आप कहोगे तो हम रख देंगे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद हटा देंगे। ओके, याचना मालविया जी आ चुके हैं, बोल रहे सर हम तैयार हैं। ओके, यस, वेकेंट प्लॉट का साक्षी जी, वेकेंट प्लॉट का रेंट विल बी टैक्स अंडर आईओएस। ओके, चलो तो शुरुआत करें। सबसे पहला प्रॉपर्टी जिसके बारे में आज हम करने वाले हैं चर्चा, वो है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ डू वी कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी के जीएवी से शुरुआत होती है। जीएवी का फुल फॉर्म ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस यानी क्या, प्रॉपर्टी के ऊपर म्युनिसिपल टैक्सेस लगते हैं जो आप किसको देते हो, लोकल अथॉरिटीज को देते हो। ये म्युनिसिपल टैक्सेस का यानी प्रॉपर्टी टैक्स का हो, इसको म्युनिसिपल टैक्स को जो कहना है मुझको, इसका आपको डिडक्शन दिया जाता है। लेकिन इसके डिडक्शन के लिए सेक्शन 24 है। सेक्शन 24 कहता है, सेक्शन 24 कहता है, क्या कहता है सेक्शन 24? सेक्शन 24 कहता है आपको, हाँ सेक्शन 24 क्या कहता है आपको, बोलिए जल्दी से। म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन तब मिलेगा जब आपने म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पे किया है। If you are actually paid the municipal taxes, then only you are entitled to claim the deduction. यानी अक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन किस बेसिस पे नहीं है, अक्रूअल बेसिस पे नहीं है, किस बेसिस पे है, पेमेंट बेसिस। पेमेंट कब करना है, ईयर खत्म होने के बाद पेमेंट किया तो चलेगा क्या, ईयर खत्म होने के बाद पेमेंट किया तो चलेगा क्या, ईयर खत्म होने के बाद पेमेंट किया तो नहीं चलता। ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च, इस बीच ही आपने पेमेंट करना चाहिए। If you have made the payment between 1st of April to 31st March, then only you are entitled to claim the deduction of municipal taxes. ठीक है, जिस ईयर में पेमेंट करोगे उस ईयर में डिडक्शन पाओगे, दिस इज द फंडा। जिस ईयर में पेमेंट करोगे उस ईयर में डिडक्शन पाओगे, दिस इज द फंडा। क्लियर, पक्का क्लियर। चलो, सो देवियों और सज्जनों, अब इसमें अलग अलग केसेस आती हैं और इनसे पूछ ही लेता है। देखो अब क्या है ना, मैंने 19-20 का म्युनिसिपल टैक्स, 19-20 का म्युनिसिपल टैक्स 20-21 में पे किया, तो मुझे डिडक्शन किस ईयर में मिलेगा? मैं 19-20 का म्युनिसिपल टैक्स मैंने 19-20 में भरा ही नहीं, मैंने 20-21 में भरा, तो 20-21 में डिडक्शन मिलता है। सही है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। 20-21 का म्युनिसिपल टैक्स मैंने 20-21 में भरा, मैंने 19-20 और 20-21 दोनों साल का म्युनिसिपल टैक्स 20-21 में भरा, 20-21 में दोनों साल का डिडक्शन मिलेगा। समझे, एकदम करेक्ट। अब ध्यान देके सुनिएगा, सर इसका मतलब डिडक्शन उस ईयर में मिलता है जिस ईयर में आप पेमेंट करते हो। गवर्नमेंट कहता है म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे, ठीक है। ओके, और एक चीज, 20-21 में आपने 20-21 का म्युनिसिपल टैक्स तो भरा ही भरा, लेकिन 21-22 का म्युनिसिपल टैक्स भी आपने 20-21 में भरा। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, बताओ 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 क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। हाँ, 20-21 में आपने 20-21 का भी भरा, अच्छा जी, और 21-22 का भी भरा, तो ओके, तो एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलता, आउटस्टैंडिंग का मिलता है, एडवांस का नहीं। तो इसका अंदर 21-22 के म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन 21-22 में ही मिलेगा। समझ रहे हो, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, समझे बच्चों। चलो, सो पहले शुरुआत करेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। जीएवी से क्या माइनस करता है, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद जो मिलता है उसको क्या कहते हैं हम, व्हाट डू वी कॉल दिस एज, नेट एनुअल वैल्यू। इसको क्या कहते हैं हम, नेट एनुअल वैल्यू। चलो वेरी गुड। अब नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मिलता है। सेक्शन 24 में किस चीज का डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दिया है, गवर्नमेंट कहता है देखो प्रॉपर्टी से को संभालने के लिए बहुत खर्चे आते हैं, मेंटेनेंस होता है, इंश्योरेंस होता है, डिप्रिसिएशन होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, कई सारी चीजें होती है। तो आपके एक्चुअली प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा हुआ है इससे हमें मतलब नहीं, हमने फ्लैट 30% आपको डिडक्शन दी, फ्लैट 30%। ये 30% किसके हैं, एनएवी के। जितने भी आपकी एनएवी आएगी ना उसके 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको फ्लैट। एक्चुअल आपने प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किया वो हम देखेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, फ्लैट 30% डिडक्शन दे, ठीक है। उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल
यानी अगर आपने प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, याद रखिए, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रॉपर्टी के परचेस के लिए, प्रॉपर्टी के रिपेयर्स के लिए, परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स के लिए लोन लिया है, ठीक है, तो और वो लोन रीपे करते वक्त आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करोगे, लोन के ऊपर आप क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। तो यू आर अलाउड टू क्लेम द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, प्रिंसिपल का नहीं, इंटरेस्ट का डिडक्शन, किस सेक्शन में, 24B। क्लियर, पक्का। सो डिडक्शन किसका है, प्रिंसिपल रिपेमेंट का या इंटरेस्ट का। सर अभी एक क्वेश्चन है, सर इंटरेस्ट का डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे या पेमेंट बेसिस पे, जैसे म्युनिसिपल टैक्स जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में डिडक्शन पाओगे, वैसे इंटरेस्ट का भी वैसे ही है क्या, इंटरेस्ट पे किया तो डिडक्शन है या एक्रूअल बेसिस पे, बोलो। यानी हमने लोन लिया लेकिन रिपेमेंट ही नहीं कर रहा है, पैसा ही नहीं है, रिपेमेंट नहीं हो रहा है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते जा रहे हैं, तो डिडक्शन मिलेगा क्या। मित्रों 24B कहता है ये इसका डिस्कशन म्युनिसिपल टैक्सेस जैसे नहीं है, इसका डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्सेस जैसे नहीं है, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको एक्रूअल बेसिस पे मिलता है, एक्चुअल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। किस बेसिस पे है, एक्रूअल। क्लियर, याद रहेगा। बच्चे क्या करते हैं ना, म्युनिसिपल टैक्सेस का रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, नन ना रे भाई, गवर्नमेंट पेमेंट की केस में देखो, टैक्स आप किसको देते हो, फटाफट बताओ ना, गवर्नमेंट को। ये इंटरेस्ट किसको देते हो, बैंक्स को। तो बैंक की गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, ठीक है। हाँ, खुद का टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया डिडक्शन इज ऑन पेमेंट बेसिस, लेकिन इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन इज ऑन एक्रूअल बेसिस, पे करो नहीं करो डिडक्शन मिलेगा। जय पा, सिर्फ एक कंडीशन लगा के रखी है कि लोन अगर आपने इंडिया के बाहर से लिया है, किससे लिया है, तो इंडिया के बाहर इंटरेस्ट पे करते वक्त टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पे करना भूलना नहीं, तो ये हम डिडक्शन देंगे। अगर आप टीडीएस काटना रहेगा आपसे, तो हम आपको इंटरेस्ट डिडक्शन देने वाले नहीं। थियरी में क्वेश्चन आता है, इफ इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया whether deduction is allowed, yes, subject to the condition that the TDS will be paid, the interest will be paid after deduction of TDS, है, ठीक है, ओके। चलो, अब ये सब करने के बाद जो इनकम आएगी उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर आप ये बताओ जीएबी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सर फटक से बता दीजिएगा, अपना टाइम समाप्त हो जाएगा। सर जीएबी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हाउ इज जीएबी कैलकुलेटेड। तो जीएबी कैलकुलेट करने का तरीका है, क्या तरीका है, जीएबी कैलकुलेट करने के 4 है स्टेप्स। कौन से 4 स्टेप्स, पहला स्टेप कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट, क्या कैलकुलेट करो, एक्सपेक्टेड रेंट। सर एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट यानी इतना रेंट आपको मिलना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन थी इतने रेंट की, कितना रेंट मिलना चाहिए था, तो 2 अमाउंट्स में से व्हिचएवर इज हायर। कौन से 2 अमाउंट्स हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू यानी वो वैल्यू जिसके ऊपर गवर्नमेंट म्युनिसिपल टैक्स कलेक्ट करता है, वो म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट यानी मार्केट रेंट, अगर जिस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है उस एरिया में बाकी प्रॉपर्टीज आपकी इतनी ही एरिया की प्रॉपर्टी कितने में किराए पे जाती है, ओके, उसको कहते हैं फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इसमें से व्हिचएवर इज हायर, ये दोनों में से क्या लो, हायर, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। और ये हायर अमाउंट किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 वैल्यूज लेना, कौन सी 2 वैल्यूज, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इसमें से हायर लेना। वो किसके साथ कंपेयर करो, सर वो स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, इंडिया के अंदर एक एक्ट है, कानून, रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, जिसने ये कहा है कि आप उस रेंट कंट्रोल एक्ट में जितना किराया बताया उससे ज्यादा किराया आपको टेनेंट से लेना अलाउड नहीं है, और वो किराए की अमाउंट को स्टैंडर्ड रेंट कहा जाता है। इसलिए दोनों में से जो हायर अमाउंट आता है ना, वो स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर होता है, और स्टैंडर्ड रेंट और ये हायर, दोनों में से हायर जो अमाउंट है वो, इनमें से व्हिचएवर इज लोअर इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। तो पहले हायर लेना है और हायर में से बाद में स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करके व्हिचएवर इज लोअर लेना। क्लियर। स्टेप 2 में एनुअल रेंट, यानी आपको 12 महीने का एक्चुअल किराया कितना मिला, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है, टेनेंट प्रॉपर्टी में रहा है लेकिन रेंट दिए बिना ही चला गया, बैड डेट्स, ठीक है, एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट माइनस बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी अंडरलाइज्ड रेंट। अंडरलाइज्ड रेंट का डिडक्शन कब मिलता है, उसके लिए रूल 4 की कंडीशन है। क्या कंडीशन है, आपने टेनेंट को प्रॉपर्टी से निकाल देना चाहिए अगर वो आपको किराया नहीं दे रहा है तो। दूसरा, आपने रेंट रिकवर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसी स्थिति में देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों आपको अंडरलेस रेंट का डिडक्शन दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो अंडरलेस रेंट का डिडक्शन लेना नहीं। ओके, ये लेने के बाद जो आएगा वो एक्चुअल रेंट आएगा। तो स्टेप 1 का एक्सपेक्टेड रेंट, स्टेप 2 का एक्चुअल रेंट, ये दोनों में से व्हिचएवर इज हायर, ये आपका स्टेप 3 का अमाउंट बन जाता है। स्टेप 4 में वेकेंसी लॉस, वेकेंसी लॉस का मतलब प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, उतने महीनों का किराया इज वेकेंसी लॉस। बीच में जितने महीनों के लिए खाली थी उतने महीनों का किराया वैकेंसी लॉस है। वो माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो रहेगा आपका जीएवी। क्या रहेगा वो? चलो सर ये समझ में आ गया, सर जीएवी का कैलकुलेशन समझ में आ गया। ओके, अब एक क्वेश्चन लीजिए, फटक से ले लेते हैं। चलो नोट डाउन फटाफट फटाफट फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। खुल जा सिम सिम। म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख, फेयर एंड 6 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 7,50,000, municipal taxes 10%, half paid by tenant, actual rent 50,000 per month, unrealized rent 1 month, vacancy loss half month, loan of rupees 25 lakh taken for construction of property at the rate 10% per annum. Interest accrued for the year 2,25,000. Interest accrued for the year is 2,25,000. बताना है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, जल्दी से बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके लिए मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेरी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द ईयर इज 2,25,000 ऐसा लिखा है। चलो साक्षी जी नहीं मिलेगा 21 22 का। याचना मालवीय जी एक्सपेक्टेड रेंट
एक्सपेक्टेड रेंट ओके, कैलकुलेट करना है देवी जी आपको। म्युनिसिपल और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू इज 5 लाख, फेयर रेंट इज 6 लाख, स्टैंडर्ड रेंट इज 7,50,000। ठीक है, सो फटाफट जवाब दीजिए ऑनलाइन वालों, खड़ाखट जवाब दीजिए, जल्द 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 जवाब दीजिए। We need to calculate the income from house property of this let out property. चलो जनता जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। ओके सो दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा, देखो देवी जी कैसे देख देख के सॉल्व करने की कोशिश चल रही है, यहाँ पे पकड़ लिया गया है, चोर को पकड़ लिया, देख देख के कॉपी करके सॉल्व कर रहे हैं। क्या नहीं मिल रही है आपको? देवी जी कल कहाँ गए थे आप? कहाँ बुक छोड़ के आए? याद करो ना, किसके मम्मी के? ओके चलो अच्छी बात। ऐसे चलो कोई बात नहीं, देखो यार सजना सब लोग यहाँ पे हैं आंसर दे रहे हैं, देखो मेरे प्यारे प्यारे नौजवान आंसर दे रहे हैं। ठीक है चलो, लविशा अरोरा जी 25,500 निगेटिव कह रही है। जिग्नेश शर्मा जी हेलो बड़ा हेलो। कैलकुलेशन देखो, सबसे पहले वर्किंग नोट, आपको क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप वन का आंसर एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? हाँ, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, उसमें से whichever is higher. So what is the amount of fair rent?
fair and 6 lakhs. Sir, municipal value 5 lakh. Whichever is higher, 6 लाख. ये किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर? 7 लाख 50. तो ये हाइयर अमाउंट, हाइयर 6 लाख. ये दोनों में से पहले हाइयर लो. हाइयर लिया 6 लाख. बाद में जो हाइयर अमाउंट है वो स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करो, और स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करने के बाद दोनों में से whichever is लोअर. 6 लाख और 7.5 लाख में से लोअर कौन सा है? 6 लाख. तो ये आएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट. ठीक है. स्टेप 2 का आंसर आपका क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट के बाद स्टेप 2 का आंसर, स्टेप 2 का आंसर है, हाँ, कैलकुलेट जरा आप. यस, एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करना है. तो एनुअल रेंट, प्रॉपर्टी किराए पे दिया 50,000 पर मंथ किराया इनटू 12 मंथ का किराया. 12 मंथ का किराया होगा जी 6 लाख. 6 लाख में से क्या माइनस होगा जी? 6 लाख में से, यस, अनरियलाइज्ड रेंट. क्या माइनस करोगे? अंडरलाइज्ड. अंडरलाइज्ड रेंट कितने महीने का किराया? 1 महीने का. तो 50,000 इंटू 1 महीने का किराया जी 50,000 है जी, 50,000. तो 6 लाख माइनस 50,000, 5,50,000. कितना है? 5,50,000. 5,50,000 है. ओके, 5,50,000 आ गया. हाँ, तुम कह रहे थे दोस्तों 5,50,000 रुपया. कितना? 5,50,000 रुपया. उसके बाद स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में क्या क्या ही करेंगे आप? स्टेप नंबर 3 में पहले दोनों को कंपेयर तो करो, दोनों में से एक मिलने तो दो, उसके बाद लॉस की बात करो. तो पहली वाली थी 6 लाख, पहली वाली थी 6 लाख की अमाउंट, दूसरी लाख थी 5,50,000. दोनों में से whichever is हाइयर. हाइयर कितनी है? 6 लाख. हाइयर अमाउंट आ गई. स्टेप नंबर 4 में वेकेंसी लॉस. वेकेंसी लॉस कितने महीनों का है? तो 50,000 1 महीने का किराया, आधे महीने का, हाफ मंथ का किराया 25,000. तो 6 लाख माइनस 25,000. स्टेप नंबर 5 आपका आएगा जीएवी. कितना आया? 6 लाख माइनस 25,000. 6 लाख माइनस 25,000, दैट कम्स टू 5,75,000. कितना आ गया? 5,75,000. ठीक है. लास्ट 2 मिनट्स. हाँ, तुरंत सर, बस आंसर देना है सर. हाँ, आ गया सर. सर 5,75,000, 5,75,000 हो गया. 5,75,000. अरे यार यहाँ पे ध्यान दो. 5,75,000 आपने क्या किया? जीएवी. चलो, सो ऑनलाइन वालों, यहां तक सब सही है? अरे जवाब दो, सब सही है क्या? 5,75,000. अरे आ भी गया इन लोगों का. चलो, सो ये बहुत तेज है अपने ऑनलाइन वाले. जीएवी जो है ना 5,75,000 जीएवी. अब जीएवी में से क्या माइनस होगा? जल्दी से म्युनिसिपल टैक्सेस. जब फटाफट जवाब दो. अब म्युनिसिपल टैक्स देखो, म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. जब भी परसेंटेज में दिया जाता है तो म्युनिसिपल वैल्यू. तो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू इज 5 लाख. 5 लाख के 10% आएगा 50,000. लेकिन उसमें से आधा किसने दिया है? टेनेंट ने जो दिया उसका डिडक्शन मिलता. वेरी गुड, बस यही आपसे एक्सपेक्टेड था. तो 5 लाख के 10% के आधा ही डिडक्शन मिलेगा जितना हमने दिया है. तो 25,000 का डिडक्शन है. 25,000 का डिडक्शन प्राप्त करने के बाद आपको एनएवी मिलेगा 5,50,000. एनएवी आ गई. एनएवी में से क्या माइनस होगा जी? डिडक्शन अंडर विच सेक्शन? 24 में 2 सबसेक्शन है, ए बी. तो ए का डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%. तो 5,50,000 के 30% कितना आएगा? 1,65,000. 1,65,000. और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एक ही सेकंड में हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हो गया. लास्ट 2 स्टेप्स में जा रहे हो, देख के तो जाओगे लेक्चर. देखो गुरु, हमारे गुरु है वो. नहीं, अरे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात. अरे अरे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बीसी, जल्दी से बताओ. इंटरेस्ट ऑन बीसी आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा. कितना मिलेगा? देखो 25 लाख का लोन है, 25 लाख के 10%,
कितना आता है 2.5 लाख, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा? अक्रू तो केवल 2,25,000 हुआ है, अक्रू तक केवल 2,25,000 अक्रू, तो ये होगा माइनस। और उसके बाद आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो 5,50,000 माइनस 1,65,000 माइनस 2,25,000। जल्दी से बताओ आंसर कितना है, जल्दी से बताओ आंसर कितना है, जल्दी से बताओ। यस 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 देने वाले कितने लोग हैं हमारे पास? लेट अस सी, 1,60,000, किसी ने भी जवाब नहीं। हाँ आयुष यादव जी कह रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,60,000 है। आयुष यादव जी बिल्कुल सही। देवाशीष, निखिल बोंडे, बच्चों आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो दोस्तों आज का सत्र यहीं पे होगा समाप्त। देखिए हमें थोड़ा जल्दी समाप्त करना पड़ा आज का सत्र, क्योंकि हमारा अभी CSET का लेक्चर था इसलिए। ठीक है, सो दोस्तों कल से सुनिएगा, कल से अपने लेक्चर जो होने वाले हैं वो यस ऐप में होने वाले हैं। ठीक है, यूट्यूब पे नहीं, कल से ऐप में होने वाले हैं। सो इसलिए 8888371371 इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, और ऐप का लिंक ले लीजिएगा। ठीक है, सो कल से हम वहीं पे मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो। टाटा बाय बाय। अभिषेक सिंह, साक्षी, लविशा, निखिल, देवाशीष, सब्यसाची, तेजस्वी जी, आयुष जी, प्रिया रस्तोगी, याचना, ठीक है, सभी को टाटा बाय, गुड बाय, गुड बाय, अनन्या, प्रिया जी, सभी को टाटा बाय। कल का टाइमिंग सेम रहेगा 2:30, 2:30 बजे कल का लेक्चर, 2:30, 2:30 यानी 2:30 बजे होगा। ओके चलो, सो चलो बाय बाय बाय। ओके जाने से पहले वो करना मत भूलना, वो साइड में रहता है ना वो लाइक का बटन, हाँ बिल्कुल वो करके जाना। चलो, है राम, थक गए।